तो 6-7 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस भी हो सकते हैं, इलेक्शन हो भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इमरान खान साहब की अनाउंस करते, ये भी मुमकिन है कि शहबाज साहब उसको अनाउंस करें। नहीं, आपसे मैं बात कर रही थी ना, मैंने ये कहा कि जब हमारा केस को भी 7 साल हो जाएंगे, जब हो जाएगा कम, आपके केस को 7 साल हो गए। आपने देखा अटैक किस तरफ से हुआ और जैसे अटैक कराया गया और कौन लोग उसके पीछे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। सितारों से आगे जहां और भी हैं जनाब, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए और आज उनकी 37 रुकनी काबीना ने बिलाखिर 9 रोज के बाद हल्फ भी उठा लिया। मगर नए नए वजीर आजम बने शहबाज शरीफ का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि वजीर आजम और उनकी आधी से ज्यादा काबीना जमानतों पर है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केस में जमानत पर हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करप्शन केस में जमानत पर हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी LNG केस में जमानत पर हैं, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मनशियात रखने के मुकदमे का सामना कर रहे हैं और वो भी जमानत पर हैं। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह भी असासजात केस का सामना कर रहे हैं। वजीर दिफा की बात की जाए, ख्वाजा आसिफ जनाब गैर कानूनी अराजी केस में वो भी जमानत पर हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी आमदन से जायद असासजात और पैरागन हाउसिंग सोसाइटी केस में जमानत से बाहर हैं। वजीर सेहत कादिर पटेल भी मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे हैं और वो भी यकीन जानिए इस वक्त जमानत पर हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ लोगों को बगावत पर उकसाने के केस में जमानत पर हैं। मुशीर अमीर मकाम गैर कानूनी मुआहदों और आमदन से जायद असासजात जमा करने के केस में जमानत पर है। जनाब शहबाज शरीफ के इस इम्तिहान में सबसे बड़ा सवाल अब यह पैदा होता है कि जमानत पर रिहाई काबीना कितनी देर तक रह सकती है, चल सकती है। शहबाज शरीफ के हाथ से हाथ मिलाने वाले इत्तेहादी हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। चागी मामले की तहकीकात तक BNP मिंगल ने काबीना में शमूलियत से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार कर ली है। ANP पहले ही काबीना में शमूलियत से इनकार कर चुकी है और सबसे बढ़कर जनाब मौलाना फजलुर रहमान PDM के प्रेसिडेंट जनाब वो भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं। देखना अब यह है कि वजीर आजम इत्तेहादियों की उम्मीदों पर कैसे पूरा उतरते हैं। मौजूदा हुकूमत का इम्तिहान यही खत्म नहीं होता। मुल्की मईशत को अपने पैरों पर लाना, महंगाई को लाल झंडी दिखाना, बेरोजगारी को भगाना शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए यकीन जानिए इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसमें पास होना उनके लिए अभी आसान नजर नहीं आता और मुझसे पूछेंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि जो अपोजिशन हुकूमत में आते ही डॉलर की कीमत कम करने और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने को अपनी कामयाबी बता रही थी, आज इसी हुकूमत की काबीना तश्कील होते ही डॉलर यकयक उसकी कीमत बढ़ गई और स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। तो जनाब ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर आज डिस्कशन करेंगे। अपने पैनलिस्ट से आप आते हैं शला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के इस वक्त रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और कामरान मुर्तजा साहब JUIF के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप सबकी इजाजत से शला रजा साहिबा से मैं शुरू करना चाहूंगा। शला रजा साहिबा, ये काबीना जो तश्कील दी गई है इसमें से आधे से ज्यादा लोग जमानत पर रहा है। लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं यही काबीना तश्कील देने के लिए 9 वक्त सोचते रहे आप लोग? मैं ये समझती हूँ कि लोग ये सवाल नहीं कर रहे। चंद PTI के मीडिया हैंडलर्स हैं जिनके जरिए ये सवाल फेंकवाए जा रहे हैं। सबको मालूम है कि आज जो अपोजिशन है उसका लीडर इमरान नियाजी एक मुंतकिम मिजाज आदमी था, जिसने सबसे घटिया बात राना सनाउल्लाह का केस है और जिस तरह से लोगों को मुकदमे बनाए। वरना अगर देखा जाए तो उनके आसपास के लोग उड़ के दूसरे मुल्क जा चुके। जो लोग जमानतों पे हैं उनमें बहुत सौ ने जेलें काटी, बहुत सारे जेल में रहे और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला और मुकदमे पेश कर रहे हैं। और ख़ुद साबका वजीर सेलेक्टेड वजीर आजम साहब जो हैं 7 साल से अपने केसेस लटकाए हुए हैं और अपने प्यारों के केसेस को चलने नहीं दिया, वरना उस वक्त की हुकूमत तो पूरी जेल में होती, सड़ रही होती। हेल्थ मिनिस्टर साहब थे बाजी के,
डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनकी पूरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है, वो सर मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है। तो कादिर पटेल साहब अब आए हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं, दोनों का कंपैरिजन अगर आप सामने रखें तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। और सोशल मीडिया पर ये सवाल, जनाब मैं फिर आपसे ये माजरत के साथ ही बात कहूँगा, आपकी बात अपनी जगह सही होगी कि वो पीटीआई के लोगों के, लेकिन मेरे अपने जाती दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि भाई आपकी रसाई होती है सीनियर पॉलिटिशियन से, उनके सामने ये सवाल रखिएगा, उनका किसी से ताल्लुक नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि कादिर पटेल की वही काबिलियत है जो एक एनए के कैंडिडेट की होती है, और वो काफ़ी दफ़ा रह चुके हैं। और फैसल सुल्तान साहब अगर थे तो क्या इनकी हेल्थ कार्ड की पॉलिसी कामयाब पॉलिसी है जो दी गई? क्या मुझे नहीं मालूम कौन सा करती है। कोविड का इलाज उससे नहीं हो सकता, हर्निया का ऑपरेशन उससे नहीं हो सकता। साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का बयान था कि हेल्थ कार्ड के लिए नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर वो कार्ड चलता है और 10 लाख रुपए अगर आपको दिए जाते हैं। कई में बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। अभी तक इनके पास सिर्फ सिंध वालों ने नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ फ्री है। 10 लाख लोगों को दिए गए। 10 लाख को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से कर लें तो 50 लाख। पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि इस तरह से तकाबुल नहीं किया जाता। अच्छा। और अगर आप ये कहना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन भी जो है वो कादिर पटेल की जो है वो ग्रेजुएट से ज़्यादा है, और एक हेल्थ मिनिस्टर के लिए डॉक्टर होना शर्त कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा जनाब अब दूसरे लोगों को भी शामिल गुफ्तगू करूं। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सामने आया कि वो इलेक्शंस चाहते हैं। आपका शुरू से यही मोटिव रहा है कि इलेक्शंस चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो खुद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे। इमरान खान साहब ने कब इलेक्शन अनाउंस किए? जब 3.5 साल गुजर गए थे। और कब इलेक्शन अनाउंस किए? जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी थी, और उसमें जब उनको ये ख़तरा पैदा हो गया, उनको एक जेन्युइन ख़तरा पैदा हो गया कि ये मुझसे जो है ना अब मामला जो है ना वो नहीं संभल पाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के, तो देन उन्होंने जो है ना वो भी जो है वो दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट को डाला कि जी मैं अनाउंस करने के लिए तैयार हूँ। तो उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी अपोजिशन, और वैसे भी नो कॉन्फिडेंस में जब उनके पास नंबर पूरे हो गए थे तो वो क्यों करते? दस्तूरी तकाजा नहीं था कि वो उसकी बात पे यकीन करते। बहस के बाद अगर उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सके तो आज तो इलेक्शन हो सकते हैं। आज 2-4-6 महीने के बाद इसको अनाउंस किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है उनको 6-7 महीने चाहिए, तो 6-7 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस भी हो सकते हैं, इलेक्शन हो भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इमरान खान साहब की अनाउंस करते, ये भी मुमकिन है कि शहबाज साहब उसको अनाउंस करें। चलें सर, मैं इसको दूसरे तरीके से सवाल पूछ लेता हूँ। पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब हुकूमत उनकी आ चुकी है। मरीम औरंगजेब साहिबा की मैं गुफ्तगू आज सुन रहा था, उन्होंने कहा था तमाम अकाइयों को, ये वजारतों को अपने साथ रखा हुआ है, सबको वजारतों में शामिल किया हुआ है। तो अब भी आपका मुतालबा है इलेक्शंस का, या आप चाहते हैं कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे? जी नहीं, अब भी हमारा मुतालबा है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है। पहली बात तो ये आपको क्लियर कर दूं, ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, ये उस वक्त की मुतहदा अपोजिशन की गवर्नमेंट है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी, एएनपी शामिल नहीं थी, दावर साहब शामिल नहीं थे, तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है। पीडीएम में शामिल जमातें यकीनन इस गवर्नमेंट में शामिल हैं, मगर पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं कह सकते। मगर मौलाना साहब का एज ए जेओए के अमीर के ये मुतालबा है कि इसको इलेक्शन को जो पहले कह रहे थे जल्द अज जल्द करवाएं। अवाम का ये हक़ है कि वो अपने वोट का उसमें ख़ुद वोट कास्ट करें, ख़ुद अपनी मुंतखब हुकूमत जो है ना उसमें मुंतखब करें। तो इसमें जो है इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हमारा आज भी डिमांड है, मौलाना का अपना स्टेटमेंट आ चुका है, उसका क्लिप भी वायरल हो चुका है कि हम जल्द इलेक्शन चाहते हैं और पब्लिक के पास जाना इसको मैं ये समझूं कि आप अभी मौजूदा मुत्तहदा अपोजिशन जो कि अब इस वक्त हुकूमत में है, इसको सपोर्ट करने के बजाय आप चाहते हैं अनाउंस हो जाए? जी मैं नहीं, आप इसको थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करते हुए अपना मुतालबा रख रहे हैं कि जल्द इलेक्शन करिए। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसमें इवन कैबिनेट में हिस्सेदार ना होते तो भी इसको सपोर्ट करते, अच्छा। अपोजिशन में बैठते तो भी इस हुकूमत को गिरने ना देते। सपोर्ट करते हुए हमारा ये मुतालबा है इस हुकूमत से
कि इसको इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराया। ठीक है सर। जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, काबीना की तश्कील में 9 दिन लग गए। अब जो काबीना में नाम सामने आया है सोशल मीडिया पर, खान साहब भी कहते हैं सोशल मीडिया का इस वक्त दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, तो वाकई में लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो तो जमानतों पर हैं, अगर उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं तो फिर क्या मामला होगा? क्या इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पास कोई लोग नहीं थे जिनको वजारतें दी जा सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, जो आपका सवाल है ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वो सारे वो केसेज हैं जो इमरान खान साहब ने जाली केसेस बनवाए थे हमारी लीडरशिप के खिलाफ, और इन केसेस में सब में जमानतें जब हुई हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जज में पढ़ लें कि जजेस साहिबान ने क्या क्या कहा था, उन्होंने इन केसेस के बारे में क्या कहा है, और उन्होंने नैब के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, नैब लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए केसेस बना रही है। उन्होंने कहा है कि नैब जो है लोगों की इज्जत उछालने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा नैब कोई केस साबित करने में नाकाम हो गया है, और अगर यही प्रिंसिपल आप रखते तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और अलवी साहब प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी केसेस थे, दोनों बेल के ऊपर थे, ज्यादा दहशतगर्दी के केसेस थे। लेकिन ये कोई असूल नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट ने किसी को सजा दी होती, कोर्ट ने कहा होता कि इनके खिलाफ कोई केस साबित हो गया है, फिर ये बात बनती है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को इमरान खान सर एक सवाल का बड़ा क्विक सा जवाब दीजिएगा सर, अगर किसी पर केसेस हो करप्शन के और वो केसेस बनाए गए हों तो आप समझते हैं कि उसके कोई मायने नहीं होते, उसको वजारत मिल जानी चाहिए अगर वो केसेस हैं करप्शन के हैं तो? देखिए, आप ये प्रिंसिपल कानून में रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कानून में ये है कि किसी आदमी की क्वालिफिकेशन की है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने, और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर तो मिनिस्टर रह सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, मैं एक शाहिद खाकन अब्बासी साहब का, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक वजीर आज़म, उनकी एक गुफ्तगू सुनवाता हूं सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं देखता हूं सर आपका जवाब फिर उससे मुताबिकत रखता ही नहीं। जी जनाब, सुनाइएगा जरा। जावेद भाई ये कह रहे हैं कि अगर काबीना पर करप्शन कर इल्जामात हैं और वो पीटीआई की काबीना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोगों में एक मजाक बन रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? आप पहले पीटीआई पर तनकीद करते थे, अब पीटीआई वालों को मौका नहीं मिल रहा आप पे तनकीद करने का? देखिए, जो ये आपने सुनाई ये बात, मैं फिर आपसे मौजूबाना कह रहा हूँ कि अगर पूरा स्वाद सुने ताकि आपके नाजरीन को जवाब सुनने में आसानी हो। जनाब कह रहा हूँ कि हर चीज को आपने किसी कानून और उसके तनाजुर में देखना है। अगर तो किसी आदमी के खिलाफ जजमेंट आ जाती है और अदालत कह देती है, और अदालत कह रही है कि इसके खिलाफ केस साबित हो गया, कोई भी केस हो, करप्शन का हो, क्रिमिनल हो, या कुछ सिविल केस हो, और उसको पाबंदी लगा देती है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते, या आप कोई ओहदा नहीं ले सकते, तो उस सूरत में मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन एक आदमी के ऊपर एलिगेशन है, एक आदमी के ऊपर जाली केस है, एक आदमी ने, सबको पता है कि आपको पॉलिटिकल, आपको अपोनेंट जैसे इमरान खान साहब जैसे, उन्होंने आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लेके आना था, आपके साथ ये केसेस बनाने थे। उन केसेस की कोई अहमियत नहीं है। वो तो पूरे पाकिस्तान में हम कहाँ से लोग ले, हमारी सारी जमात के ऊपर उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, हमारे सारे एमएनएज के ऊपर उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, हमारे सारी लीडरशिप पे केसेस बनाए हुए हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि हम सब पहले ये डिटरमिन कर ले कि जी हम सारे क्वालिफाई नहीं करते? बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कल अदालत में ये साबित हो जाता है कि किसी एक आदमी के ऊपर अदालत कह देती है कि जो ये केस बड़ा था, ये केस ठीक है, इसको सजा होनी चाहिए, उसी लम्हे उसे मिनिस्ट्री भी छोड़नी चाहिए और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसको नहीं रहना चाहिए जब तक उसका नाम क्लियर नहीं होता। वैसे इस मुल्क में जो केसेस इमरान खान साहब ने बनाए, उन्होंने किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को बख्शा नहीं है। ऐसे केसेस में तो फिर पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी मिलता हो जो हुकूमत में रहे। अच्छा सर, अखलाकियात के तौर पर अगर सवाल किया जाए तो क्या ये नहीं है कि आप पर अगर इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम किसी पे भी कुछ भी लग सकता है, और अगर आप अदालत से सुरखरू हो जाते हैं, जीत जाते हैं, आप वापस आ जाएं, पहले आप इस्तीफा तो दें कम से कम, क्योंकि पीटीआई में या इमरान खान साहब की काबीना में देखने में आया है ये, लेकिन अब आप में तो वैसी केसेस हैं और वो काबीना में शामिल हो गए। देखिए जी, मैं फिर आपको वही अपनी बात को आपने सवाल, उसी फ्रेज आपने जरा चेंज कर दिया है, उसी पे आऊंगा कि इल्जाम के ऊपर, और वो इल्जाम ये हो कि अगर एक अपोनेंट आपका ना लगा हो, अदारा कोई खुद किसी पे केस बना रहा हो, कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके ऊपर केस बना हो, अब पाकिस्तान के लोगों को यकीन हो कि इसके ऊपर केस में कोई हैसियत है, या आजाद से समझें यहाँ इस केस में कोई सब्सटेंस है, तो वो तो बात
सोची जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह जिस तरह इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब केसेस बनाते रहे, जिस तरह उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया है, जिस तरह उन्होंने FIA को इस्तेमाल किया है, जिस तरह उन्होंने शहजाद अकबर को लॉन्च किया हुआ था जो आज भाग गया, इस सूरत हाल में कोई किसी के लिए ये बिल्कुल मॉरल कोई वो पोस्टर नहीं है कि वो कहे कि मैं वज़ारत इसलिए नहीं लेता कि मेरे पे इमरान खान साहब ने। अच्छा, शैला रज़ा साहब अभी इसमें कुछ बोलना चाह रही हैं, केस बनाया हुआ है। ठीक है, शैला रज़ा साहब आप क्या कहना चाह रही हैं? आप नफी कर रही थी मेरी बात की शायद। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही थी कि आप तो एंकर हैं, आपका काम ही रिसर्च करना है। आपको याद होगा कि आमिर कियानी के ऊपर दवाओं का सारा मसला था, उन्होंने उनको वजारत से हटा के अलग पार्टी के अंदर इज्जत दे दी। जो वर्कर होता है ना सियासी, वो समझता है कि वजारत वगैरह दूसरी चीज़, असल चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन में रहूँ। आपके पास 2 वर्कर बैठे। नंबर 2, जो मलिक गुलाम सरवर जो हैं, उन PIA में उनका भट्टा बैठा, वहाँ पे उन पे मसाइल थे। उससे पहले वो सुई गैस के सारे बिल्स वगैरह के मसले थे, जिसको फिरदौस आयशा कवान ने कहा कि वो होंगे, उनकी कोई पूछगछ नहीं हुई। फिर वजीर रेलवे, ठीक है, पूरी रेलवे तबाह करके और सारी उनके ऊपर इंक्वायरियां जो होनी थी, जो आग लगी थी चूल्हों से, ये सब उनको वहां से हटा के कोई इंक्वायरी नहीं, उनको दाखिला बना दिया। उनके ज़माने में उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि 35% दहशतगर्दी बढ़ी। फिर इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि खुसरो बख्तियार की मिनिस्ट्री चेंज कर दी और खुद अपने केस के ऊपर 7 साल से बैठे हैं काले नाग की तरह पार्टी फंडिंग केस पे, और कोई भी उन्होंने रिकाउंटिंग जो है ना उसको होने नहीं दिया। एक नाम मैं भी दूं सर, आपको एक नाम और मैं भी दूं, अलीम खान के वाले से आप क्या कहेंगे? उन पर इल्जाम लगा, सीनियर वजीर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने पहले वाले उसमें कहा था पार्ट में कि ये मुंतकिम मिजाज है, और वो कहा उसने कि मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमे बनवा दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके बाद चौधरी गुलाम सरवर ने भी इस तरह की राय से कि 2 गवाही तो अल्लाह में भी मानता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जजेस तक हमने देखा कि तारीख हमें यही बता रही है कि जब भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर हो गया तो बाहर जाके जजेस ने बुक्स लिखी कि हम मजबूर थे। अच्छा, तो लोग अपनी पार्टी मोहब्बत में कि शायद अब जो शुरू से चलते हैं वो हो जाता है। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि हम अपने इख्तलाफ को सही समझते हुए सही वक्त पर करना सीखें। तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और ये बात गलत है। हाँ, आपको नज़र आया होगा कि जब हज करप्शन केस आया तो सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, कैद में थे, तो उनके हामिद सईद काज़मी साहब थे। वो भी जब हम जो है हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, हम ऑपोजिशन में थे, तो वो बाइज्जत बरी हुए। तो आप ये नहीं कह सकते। और चले मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बेहतर तरीका आवाम ताकि उसको बेहतर तरीके से समझ आए। अगर अब आपकी हुकूमत आई है, मैं बिन बच्चे जाना है कामरान साहब की तरफ, अगर आपकी अभी हुकूमत आ चुकी है और अगर आपने जैसे कहा है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन एहतसाब तो जनाब जरूर होगा, फिर आपको केसेस बनाते हैं तो वो क्या इंतकामी कार्रवाई सियासी केसेस होंगे या वो जेन्युइन केसेस होंगे? देखिए, कानून अपना रास्ता ले रहा है। हमारी तरफ से कोई राना सनाउल्लाह टाइप केस नहीं बनेगा, ऐसी चीज़ें नहीं बनेंगी कि जिनके लिए नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें आएँ कि आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, या ये कि रेफरेंस अभी तक दाखिल क्यों नहीं हो सका। खुद कानून अपना रास्ता बनाएगा। अब तोशा खान, मेरा कहना है कि तोशा खाना के 112 जो हैं आइटम्स हैं जिनके ऊपर बात चल रही है, या नथिया गली हाउसिंग स्कीम केस है जिस पर नैब जा चुकी है, या पीडो है जो पावर प्रोजेक्ट था एक केपी का, या सारे हेल्थ के जो इंतज़ाम थे हॉस्पिटल्स के, वो इनके कजन्स को मिल जाते थे जो साबिक वजीर आजम साहब में सेलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर BRT केस है जिसे दबा दिया गया, फिर रिंग रोड केस है। ये सारी चीज़ें ना, इन पे ऑलरेडी चल रहा है, हेलीकॉप्टर है, ऑलरेडी ये सब चल रहा है ना, हमने तो नहीं किया ना। और कितने ज्यादा पेशावर BRT के मसाइल हैं, तो ये सब चीजें पहले से हैं, लेकिन क्योंकि सर से पांव तलक एक मजबूरी आ गई थी तो ये कहा गया कि पहले पुराने वालों के केसेस होंगे, इनके नहीं, वरना हमने तो यहाँ तक सुना था 10 मिनट में हुकूमत गिर सकती है, इतने केसेस हैं। अच्छा, मैं तोशा खाने के वाले से आपसे डिटेल में बात करूंगा एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहता हूं कामरान साहब की तरफ। कामरान साहब, ये बताइएगा, ऐसी इतलात हैं, शुनीद है, आप इसकी तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं, कि जनाब कुछ वजारतों पर मामला था, इसी वजह से मौलाना फजल रहमान पहले तो ये कहा करते थे पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अब वो फौरी इंतखाबात की बात करते हैं।
इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है ना आपको बता दूं। जी जी। आपने ये तो कहा कि ये आधी कैबिनेट जो है ना इनके ऊपर केसेस है और ये मुलजिम है, मगर आपने ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब भी मुलजिम थे जब वज़ीर आज़म बने, और सदर पाकिस्तान भी मुलजिम है आज भी। और जब इमरान खान साहब ने अपने को क्विट करवाया तो वज़ीर आज़म थे और प्रोसिक्यूटर को उन्होंने कंसीड करवाया, ये नहीं बताया आपने। शायद ये बात आपसे उमिट हो गई है। और सदर पाकिस्तान आज भी मुलजिम है, जिसमें बाबर अवान साहब ने नहीं मैं इम्तिहान जी, जिसमें बाबर अवान साहब ने, जिसमें वो अपना प्रिविलेज ख़त्म कर, सदर साहब का प्रिविलेज ख़त्म करवा के उनको पेश करवाया, क्योंकि आगे का मंजर उनको नज़र आ रहा था, तो वो भी अपने दौर इक़्तिदार में उनका केस भी ख़त्म करवाना चाहते थे। तो ये मैं रिकॉर्ड की जो है ना वो दुरुस्तगी के लिए आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म होते हुए उनके दहशतगर्दी का या एक मामला है, आपका जवाब कंप्लीट होने से पहले एक मामला है, पीटीआई के कोई भी रहनुमा हमारे पास आते हैं, अगर वो बात करते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि आपने तो नया पाकिस्तान बनाना था ना, आपने पुराने वालों की तकलीद नहीं करनी थी। तो आप जब कहते हैं कि वो लोग गलत थे तो आपको अच्छे की तकलीद करनी चाहिए, उनकी मिसाल देके अपनी गलत चीज को जस्टिफाई, सर मेरा ये राय है, नहीं करनी चाहिए। इसका भी जवाब चलो सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, आप इस चीज को कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक बात कर जी 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 कामरान साहब, उसमें ये है कि आप कानून पे जाएंगे या अपने स्टैंडर्ड जो है ना। जी कामरान साहब मैं बात कर लूं शाला बहन? जी करें जी। हाँ, आप कानून की बात करेंगे या कोई हमारे अपने जो है ना वो मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड होंगे कि किसी के ऊपर अगर केस झूठा या सच्चा, दो बातें हो सकती है ना, केस बना या वो झूठा होगा या सच्चा होगा, सही है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, मगर कानून का भी एक स्टैंडर्ड है। तो हम कानून के स्टैंडर्ड पे जाएंगे या अपने मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड पे जाएंगे? सही है। तो कानून का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये कबीना जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनी है, तो बिल्कुल इनको सुबह एक रेट फाइल करवाइए और इनसे पूछ लेते हैं, को वारंटों की फाइल करवाइए, उसमें कहें कि ये क्वालिफाई नहीं करते थे और ये सारे के सारे आधे के आधे फारिग हो जाएंगे, और अगर कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं तो फिर इनको कंटिन्यू करें। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आगे बात भी करेंगे। तोशा से बात की है शैला रज़ा साहिबा ने, लेकिन तोशा खाना का मामला अगर अदालत में आप लेके जाते हैं तो मेरा अपना नजरिया हो सकता है कि अदालत बुलाए कि भाई 30 साल का रिकॉर्ड लेकर आओ, फिर उसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज काबीना तश्कील पाई है 9 दिन बाद, क्या कहेंगे सर काबीना पर? देखिए, काबीना में मुझे जो ताज्जुब हुआ वो तो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा का कलमदान लिया लेकिन हलफ नहीं दिया। इसकी मंतक मुझे समझ नहीं आई। बाहर है गालिबन, मुल्क में नहीं है जी, गालिबन जो मैंने आज पढ़ा था मुल्क में नहीं है वो, शायद इस वजह से। अच्छा, हो सकता है, मालूम नहीं, हो सकता है कि ना हो। बहरहाल एक इसकी समझ नहीं आई। दूसरी समझ नहीं आई कि हिना रबानी खान साहिबा वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं इस मुल्क की, और अब वो प्रमोट होने के बजाय डिमोट हो गई है टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसकी मुझे मन तक समझ नहीं आई कि उनको क्या मजबूरी थी कि जो वजीर खारजा रह चुकी पाकिस्तान की, वो वजीर मुमलिकत का कलमदान संभाले। उसकी भी मुझे मन तक समझ नहीं आई। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमानतों पे हैं, जिन पे केसेस हैं और कलमदान भी संभाले हैं। बाहर लो, ये उनका फैसला है और लोग देख रहे हैं। जनरल तासुर जो सामने उभर रहा है कि वो जो काबीना बनाई गई है, लोगों को अकोमोडेट किया है, लेकिन मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं। कोई इनका कॉमन, जिनका कहते हैं ना एजेंडा है, ना कॉमन फलसफा है, और एक किया गया है लोगों को, लेकिन उनमें कोई सियासी रब्त नहीं है। तो सर लगता है आपको ये पार्लियामेंट की जो मुद्दत है 1 साल 4 महीना, अगले साल अगस्त तक, ये कंप्लीट कर पाएंगे?
मैं समझता हूँ कि जो हालात बन रहे हैं मुझे तो मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपने देखा कि 9 दिन की मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशों के बाद ये काबीना बनाई है, तो जो सेंसिटिव पॉलिसी मैटर्स है वो कैसे लेंगे, और नंबर 2, क्या लोग इस वक्त इस काबीना में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं। मेरी नज़र में तो लोग इंटरेस्टेड हैं नए इंतखाबात में, लोग इन पर एतमाद नहीं कर रहे। लोग समझते हैं ये जोड़ तोड़ करके लोगों को यकजा किया है किसी अरेंजमेंट के तहत, और ये अरेंजमेंट जो है ये देरपा ना होगा। तो मुझे इस काबीना की कोई लंबी मुद्दत दिखाई नहीं देती, और मुझे कोई ये डिलीवर करती हुई दिखाई नहीं देती। अच्छा सर, फॉरेन फंडिंग का मामला आपने आज गुफ्तगू भी की, 2 सवाल आते हैं इसमें। आपको क्या लगता है फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है वो आपके खिलाफ आ सकता है? फिर आपको क्यों लगता है कि सर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मामला है, बाकी जमातों का नहीं देखा जा रहा? देखिए, मैं आज गया था, मैं इलेक्शन कमीशन में भी था, मैंने अपने वकील के दलाइल भी सुने और अच्छा उन्होंने नुक्ता नज़र पेश किया। हमारी ईमानदाराना राय में इस केस में कुछ नहीं है। अच्छा, ये सियासी तौर पर हमें हैरस करने के लिए ये एक केस बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर असूलन आपने अकाउंट्स चेक करने हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अच्छी बात है, तो सिर्फ ये इम्तियाजी सलूक तहरीक इंसाफ के साथ क्यों बरता जा रहा है, जबकि अदलिया का फैसला था कि सबके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाए। तो पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स को कौन देखेगा, मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स को कौन देखेगा, और अगर नहीं देख रहा तो क्यों नहीं देख रहा? ये सारी उजलत, ये सारा बोझ सिर्फ पीटीआई पे क्यों है? इससे एक तासुर। और देखिए, फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग, ये हमने कोई इलीगल चीज नहीं की, कोई प्रोहिबिटेड फंड नहीं है इसमें, कोई प्रोहिबिटेड सोर्स से फंड नहीं लिया गया, और शफाफ तरीके से हमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, उनको ऑडिट किया, और पेश करने के लिए हम तैयार हैं। और हम क्या दीगर जमातों से भी पूछगिछ होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ पर? इससे तासुर ये उभर रहा है कि दाल के अंदर कुछ काला काला है। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल सर इसमें बनता है, आप इसमें जवाब जरूर दीजिएगा। हो जाए प्लीज सर। जब आप हुकूमत में थे तो यही शिकवा अपोजिशन को भी हुआ करता था कि सिर्फ हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, नैब सिर्फ हमें ही क्यों बुलाता है, हुकूमती लोगों को बुलाता नहीं है, वजीरों को बुलाता नहीं है। देखिए, हमने तो हमेशा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है, यहाँ भी हम अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि सबको एक ही पैमाने पे परखा जाए। हमें इस पे कोई इतराज नहीं है, हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जितने सवाल उठाए थे, जितनी स्क्रूटनी कमेटी के QRs बने थे, हमने हर सवाल का हमारी नजर में मुनासिब जवाब दिया है। लेकिन तासुर ये उभर रहा है, मैं आपसे शेयर करूं और आपके जरिए पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाऊं, ये एक कार्रवाई दिखाई जा रही है, फैसला हो चुका है, और फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ को कोई इसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ को लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद बैन करने का मंसूबा है, शायद खान साहब को हटाने का उन्होंने कराची के जलसे में बात बोली भी थी। खदशात हैं जो लोगों में बहस चल रही है और ये लोगों में खासा इख्तिलाफ है। ठीक है, अच्छा शैला रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब हमारे साथ थोड़ी देर आप और भी रुकिएगा। शैला साहब, ये टारगेट कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतलब फॉरेन फंडिंग का मामला क्यों सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तमाम जमातों में होना चाहिए? आपकी इजाजत से 7 साल हो गए इस केस को चलते हुए। ये पीपल्स पार्टी और PMLN तो नहीं गई ना, इन्हीं के अकबर एस बाबर गए हुए, और अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो रियासत मदीना के दाई ने कहा था कि जब हमारे ज़माने में हम पे कोई बात आएगी तो हम अपने से शुरू करेंगे। 7 साल से आप उस पर बैठे हुए हैं, और अब जब यहाँ तक आ गया तो कह रहे हैं इन्हें क्यों नहीं बुलाते? भाई हमारा केस तो अभी गए हुए 7-8 महीने हुए, ये क्या बात हुई कि हमारे साथ है तो पहले उनको यूं करो? तो ये गलत है। और इसमें अकबर एस बाबर गए, आपने आखिरी में ये भी कहा था कि इनका भी ताल्लुक खत्म किया जाए, लेकिन वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं।
और मैं 4 नाम भी ले सकती हूँ इसमें कि 4 मुलाजमीन कौन है मरकजी सेक्रेटरीट के जिनके नाम पे करोड़ों रुपए आए और उनके पास एक पाई भी नहीं गई। दूसरी बात जो है, देखिए पीपल्स पार्टी की जो मंतक है, अगर हुकूमत को समझ आ जाती तो आज ऑपोजिशन ना होती। सेकंड ये कि जब आप हुकूमत में थे तो आपका कौन सा फलसफा PMLQ से मिलता था, जबकि आपने कहा था कि परवेज इलाही सबसे बड़े डाकू हैं, लेकिन उसके बाद आपके अपने सारे कारकुन जीरो हो गए पंजाब के और आपने उनको इतने सख्त इंटरव्यू के बाद चली गई। एक नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ कि वजीर आला भी आपने उन्हीं को रखा और स्पीकर भी उन्हें बनाया था, वजीर आला का भी। फिर MQM से आपका कौन सा फलसफा मिलता था कि कातिल लोग नफीस हो गए, और शेख रशीद से कौन सा फलसफा मिलता था जिसको चपरासी तक नहीं रख सकते थे। उस एक बंदे को, एक पार्टी की एक सीट को आपने वजीर बराए पहले तबाह रेलवे से हटाकर फिर आपने ये बना दिया। तो ये बात आप नहीं करें। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है इमरान खान का कि MQM और PMLQ के साथ अगर मुझे बैठना पड़ा तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, और फिर हमने देखा कि वो कदम छूते रहे चौधरी शुजात के। तो ये देखिए, मैं एक बात, अच्छा मुझे शाह साहब को भी मुझे इंक्लूड करना है। शाह साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली मेरी गुजारिश ये है, कम से कम सवाल जो आप कर रहे हैं, आपने एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब बनता है ना। सवाल है फंडिंग का जो केस चल रहा है, और मोहतरमा जवाब दे रही है जो इसका सवाल से कोई हिसाब बनता ही नहीं है। जब वो सवाल मैंने अपने सवाल का नहीं, उन्होंने वैसे वैलिड पॉइंट उठाया शाह साहब, मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया, और मेरे पास वक्त है आपसे बहस करने का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंकर से बात कर रहा हूँ। चलो साहब, अगर मैं उनका जवाब ले लूं, चलो साहब प्लीज। इनकी मंतक मुझे समझ नहीं आई। नहीं, आपसे मैं बात कर रही थी ना, मैंने ये कहा कि जब हमारा केस को भी 7 साल हो जाएंगे, जब हो जाएगा कम, आपके केस को 7 साल हो गए। ठीक है जी शाह साहब। देखिए, अर्ज ये है, कोर्ट ने फैसला किया, और ये हनीफ अब्बासी का केस है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए। ठीक, ये एक प्रिंसिपल तय हो गया। उस प्रिंसिपल को हमने कबूल किया, ठीक है, हमने अपने अकाउंट सबमिट कर दिए, उनकी स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी के TORs तय किए गए, उन TORs के तहत हमने जवाबात दे दिए। ठीक, हम ये कह रहे हैं जरूर कीजिए, हम किसी से इनकार नहीं कर रहे। जाहिद जाए, बकर जाए, कोई भी जाए, ये एक अच्छी रिवायत है, और शफाफ तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फंड्स रखने चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुल्क में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले किसी जमात ने ये किया ही नहीं था। ये जो क्या करते थे, चंद लोगों से इधर से पकड़, उधर से पकड़, इधर से बना, उधर से बना, और पार्टी चला। कि पहली पार्टी है जिसपे लोगों ने खुद चंदे देकर कंट्रीब्यूट किया है, और आज भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा, अभी हमने एक अपनी कॉल दी है इस कैंपेन के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए, और आपने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा आज भी ले रहे हैं। इस वक्त एज आई स्पीक टू यू लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हर जमात को उसी कसौटी पर परखना चाहिए, और ये इम्तियाजी सलूक नहीं बरतना चाहिए। तहरीक साहब भाग नहीं रही। हमें अकबर अहमद साहब ने जो अकबर साहब हैं, उनने जो सवाल किए हैं, हम सवालों के पाबंद हैं, जवाब देंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है। पीपल्स पार्टी जो है, नून लीग जो है, अब पीपल्स पार्टी के कई अकाउंट्स हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। सर, आपका पॉइंट आ गया, तो वो भी दे रहे ना। इलेक्शन कमीशन से, मेरा इनसे पीपल्स पार्टी से नहीं, मेरा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो इम्तियाज मत बरतें। अगर आपने चेक करना है, हमसे आगाज कर लें, हमने अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को आप कटहरे में खड़ा करें और जमातों से आप आंख चुरा लें। ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, सबका कीजिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, नो वन इज अबव द लॉ। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। शैला साहब, क्विकली जरा आप अपना पॉइंट दें। मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम किसी भी मुकदमे से कहीं से भी भागे, हम इलेक्शन कमीशन के भी आगे खड़े,
लेकिन आपके केस का 7 साल से फैसला ही नहीं हुआ ना। 7 साल से आप छुप रहे हैं, कभी स्टे, कभी कुछ। हम तो खड़े हुए, हमने तो कोई भी नहीं मांगा, हमने अपने अकाउंट्स दे दिए, नून लीग ने भी दे दिए। और एक बात, इन्होंने कहा था इन्हें लोगों का इत्मीनान हासिल नहीं है। आप भी एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे और हम भी सिंध से निकले थे, आपको क्या रिस्पॉन्स था आपको खुद पता है। ठीक है सर, आपका भी पॉइंट है। कामरान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, काफी देर से आप खामोश हैं। जी, इसमें चूंकि ये बात चल रही थी फॉरेन फंडिंग केस वाले हवाले से, केसेस अपनी एक तरतीब के साथ आते हैं। जिस साल में जो पुराना केस होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो 7 साल वाले केसेस जो है ना, वो इनके अपने बंदे ने किए हुए हैं, फॉरेस्ट बाबर ने किए हुए हैं, तो वो 7 साल से पेंडिंग है। हम पे जो केसेस किए हुए हैं इन्होंने 7-8 माह पहले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किए हुए हैं या इनके लीडरन कराम ने किए हुए हैं, और वो उसको 7-8 महीने हुए हैं। अब 7-8 महीने वाला और 7-8 साल वाला केस, उसमें इम्तियाज़ तो ज़ाहिर हो जाएगा वक्त की वजह से। वो इम्तियाज़ उसमें जो है वो डायरेक्शन, अल्टीमेटली डायरेक्शन आ गई है, ये ओल्ड केस है, इसलिए इसको जल्दी चलाना चाहिए। जो पहले फाइल हुआ है उसका पहले फैसला आना चाहिए। उस केस में पहला फैसला उसको ओल्ड केसेस में शुमार किया जाता है और ओल्ड केसेस को पहले लिया जाता है। हुआ यह है कि इस केस में कोई 30 दरख्वास्तें दी गई हैं और हर दरख्वास्त के डिसीजन को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस तरह स्टे करवा के डिले किया गया है। इस दफ़ा भी कोशिश की गई, मगर उसके बाद जो है ना उल्टा इनके गले पड़ गया। उन्होंने कहा कि कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपका। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब क्या था, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर, क्या मामला हुआ पंजाब असेंबली में, क्या सूरत हाल रही और आगे मामला क्या होगा, क्योंकि जनाब वजीर आला गवर्नर को कह रहा है आप घर जाइए, गवर्नर वजीर आला को कह रहा है आप घर जाइए। अब मामला जनाब कोर्ट में है और कोर्ट के डिसीजन के बाद ही सारी चीजें होंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए था। असेंबली जनाब उसका तकद्दुस होता है, वहां पर अवाम की नुमाइंदगी होती है, अवाम जिनको वोट देते हैं वो वोट लेके वो शख्सियात असेंबली में पहुंचते हैं। और फिर जब असेंबली में इस तरह के मामलात होते हैं, मारपीट होती है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है, तो ये तमाम चीजें पूरी दुनिया में दिखाई जाती हैं। और पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने दिखाया। इस पर मजीद बात करेंगे जनाब दोस्त मोहम्मद मजारी साहब इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। मजारी साहब, ये बताइएगा, सबसे बुनियादी सवाल, जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ आप क्या समझते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आपके सामने ही है कि जो मैंने तो पूरी मीडिया पे बताता रहा हूँ कि उसमें असेंबली का जो अमला है उसमें वो शामिल है, जो स्टाफ है वो शामिल है। और आपने देखा अटैक किस तरफ से हुआ और जैसे अटैक कराया गया और कौन लोग उसके पीछे थे, आपके सामने वो चीज़ें पूरी दुनिया ने देखी हैं। वो रिकॉर्डिंग, वो फुटेज पूरी दुनिया देखती रही है और दुनिया को पता है कि किसने कराया है और क्यों कराया और किस वजह से कराया। सारी चीज़ें सबके सामने हैं। आपको लगता है सर ये सब कुछ प्लान तरीके से हुआ, पहले से डिसाइड किया गया था कि मजारी साहब आएंगे, हाउस को चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस तरह से हमला किया जाएगा? जी, ये बिल्कुल प्लान था, क्योंकि नंबर गेम में तो वो हार रहे थे और उनका यही प्लान था कि वो केओस फैलाएं, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पे मार कुटाई हो, खुदा ना खासा कोई मर जाए वहाँ पे और उसके बाद उसको फ़ायदा उठाए ताकि सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, एक बात ये भी है, इस वक्त लोग ये पूछते हैं, चीमा साहब कहते हैं भाई वजीर आला पंजाब घर जाएं, जो कि मुंतखब हुए हैं, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। जनाब हमजा शहबाज कहते हैं गवर्नर साहब घर जाएं। तो इस वक्त कौन किसको भेज रहा है और क्या मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी किसने घर जाना है? मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है ये, क्योंकि गवर्नर साहब तो हल्फ देने के मूड में नहीं है और वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते रहेंगे और इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे फिर उनको मानने पड़ेंगे। अच्छा सर, एक बुनियादी सवाल और है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सूरी साहब ने, कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जनाब ये आइन के मुनाफी है। आप भी डिप्टी स्पीकर हैं, आपकी जानिब से कोई रूलिंग दी जाती है तो आप कैसे समझते हैं कि जनाब वो लीगल होगी लेकिन सूरी साहब की इल्लीगल थी?
तो मैंने कोई गलत काम किया? मैंने तो आइन को प्रोटेक्ट किया है जी, मैंने तो आइन के मुताबिक सारी चीज़ें की हैं। मैं तो जाकर कोर्ट में पेश हुआ हूँ, हाई कोर्ट में मैंने पेश हुआ हूँ, हाई कोर्ट ने मुझे प्रोटेक्शन दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप जाके इलेक्शन करवाएं और फ्री एंड फेयर करवाएं, प्रिजाइड करें, और बाकी जो चीज़ें आपके सामने हुई हैं जो हुई हैं। ठीक है जनाब। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, इस वक्त वजीर आला पंजाब एग्जैक्टली कौन है? उस्मान बुज़दार साहब हैं या जिन्होंने हल्फ अभी नहीं उठाया उनको हम वजीर आला पंजाब तस्वुर करें? क्योंकि एक मामला ये भी है कि आप अगर हाथ से रिटर्न लिख के अपना इस्तीफा देते हैं तब आपका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाता है। तो उन्होंने इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, बुज़दार साहब ने इस्तीफा, उनका एक्सेप्ट किया गया में नहीं है। और उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, इलेक्शंस के लिए असेंबली का सेशन बुलाया गया, डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए गए, स्क्रूटनी हुई, सारी चीज़ें एक तरीके से चलती रही हैं। और अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि शायद वो कह रहे हैं कि बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान को दिस इज जोक ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, लेकिन वो मैं जब आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात हो रही है, ये बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो अपना इस्तीफा पेश किया है वो इस तरह से है कि जनाब आपने कंप्यूटर पे टाइप किया और आपने गवर्नर को दे दिया, आपने, और गवर्नर को भी नहीं दिया, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान साहब को दिया था। आपको गवर्नर को देना चाहिए था, पहली बात। दूसरा, वो हाथ से लिखा हुआ होता है, इसकी कुछ तशरीह करेंगे सर आप? देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब ये सारा प्रोसीजर हुआ, सारा सिस्टम के मुताबिक सारी चीज़ें हुई, उसके बाद गवर्नर साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब उसमें तो दूसरी बात रह ही नहीं जाती ना। अब उस बात पे आप बार बार क्यों आ रहे हैं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इट इज़ जोक ऑफ द सेंचुरी। ठीक है। अच्छा सर, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, गार्जियन में ये छपा है और आपके बारे में भी, और जो सब कुछ मामला हुआ वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये कहा गया है कि भाई मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल हुई वो इसकी एक कड़ी है। आपको नहीं लगता कि इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ? हकीकत यही है कि जो लोग इलेक्शन हार चुके हैं पंजाब असेंबली में, वो एक कियोस की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो ये सिचुएशन एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि वो हार चुके हैं, और उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम रहना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, और मैंने तो जमहूरियत का साथ दिया, आपने देखा। ठीक है सर, अब ये इसका वजीर आला का जो हल्फ लेने का मामला है सर, ये हाई कोर्ट ही तय करेगी, चीमा साहब नहीं तय कर सकते कि भाई वो कह रहा है मैं नहीं हल्फ लूंगा। और वजीर आजम साहब ने सदर को एक समरी भेजी है कि चीमा साहब को हटा दिया जाए एज गवर्नर पंजाब। आपको लगता है कि इसको प्रॉब्लमेटिक बनाया जा रहा है? डेडलॉक तो लगी हुई है ना, तो किसी ना किसी ने तो इंटरफेयर करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना है, वो डेडलॉक को ख़त्म तो करना है। वो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट इस पे एक अच्छा ही फैसला देगी। और फैसला क्या हो सकता है आपकी नज़र में? मतलब मैं अगर आपकी ज़ाती राय पूछूं तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने शायद यही कह देना कि आप हल्फ दें इनको, जो चीफ जस्टिस साहब को लिख के भेजें, वही हल्फ देंगे। और चीमा साहब अगर हल्फ नहीं लेते तो फिर इसका मुतबादिल कौन होगा सर? देखें, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल से आकर रहे थे। पंजाब असेंबली में जो हुआ अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था, और अब ये मामला सारा हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट इस बात का फैसला करी, 1-2 रोज में शायद इसका फैसला आ जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह 11 बजे। जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।